पागलपन प्यार की चैप्टर 56 तुम हमसे मिलना बंद कर दो। रितिका ने टेस्टी सी फूड का आनंद लिया और खुश हुई। उसने सोचा कि खाना उनके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन रेयान की मदद से वे उनमें से अधिकांश को खत्म करने में कामयाब रहे। एक शानदार खाने के बाद रेयान उसे टहलने के लिए छोटे शहर में ले गया। कस्बे की दुकानें मुख्य रूप से सीफूड प्रोडक्ट बेच रही थीं और आसपास कई स्पेशल सीफूड रेस्तरां थे। चारों ओर इतने अच्छे खाने के साथ रितिका ने अपना छोटा गोल पेट रगड़ा। वह केवल उन्हें देख सकती थी और आहें भर सकती थी। इसके तुरंत बाद वे एक शॉप में एंटर कर गए। सी प्रोडक्ट से बनी काफी ज्वेलरी थी। अलग अलग सीपियों से बनी एक विंड चाइम ने उनका ध्यान खींचा। जैसे ही कोमल हवा चली, सी के गोले हिल गए और एक साफ, अच्छी आवाज निकली। रेयान ने देखा कि उसे यह बहुत पसंद आया और उसने इसे गिफ्ट के रूप में अपने लिए खरीदा। शाम के टाइम रेयान उसे एक दूसरे स्पेशल सीफूड रेस्तरां में ले आया। रितिका ने एक मजेदार डिनर किया। जब वे गुप्ता बंगले में लौटे तब तक रात के 9:30 बज चुके थे। अगले दिन रितिका का स्कैंडल तेज हो गया। सड़कों पर घूमते हुए उसकी तस्वीरें न्यूज़पेपर और मैगजीन में रिलीज हुईं। इनमें से कुछ तस्वीरों में वर्मा फैमिली में लौटने से पहले उनकी लड़ाई और पब्लिक रूप से सीन बनाते हुए दिखाया गया था। कुछ ने उसे अपने गैंगस्टर दोस्तों के साथ बार में घूमते और नशे में धुत भी दिखाया। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वर्मा फैमिली ने अब तक कुछ नहीं किया था और इन स्टोरियों के मैन लीड रितिका अपने लिए मामले को साफ करने के लिए खड़ी नहीं हुई। इसलिए न्यूज़पेपर और मैगजीन और भी घमंडी हो गईं। रितिका ने कुछ आर्टिकल और न्यूज़पेपर रखी और माँ ने बाकी को रसोई में जला दिया। तीसरे दिन आर्टिकल और भी मजाकिया हो गए। इसने यहाँ तक कहा कि उसने मूड को सही करने के लिए साइकोएक्टिव दवाएं खाई हैं। जब ये खबर छपी तो वर्मा कॉर्पोरेशन के शेयर प्रभावित हुए। शेयर होल्डर अपने शेयर बेचने के लिए बेताब थे। एक दिन के भीतर ही वर्मा कॉर्पोरेशन के शेयरों में 200 नंबर की भारी गिरावट आई। बताया जा रहा है कि शेयरों में अभी भी गिरावट का रुख बना हुआ है। चौथे दिन मीडिया ने अपना ध्यान रितिका के स्कैंडल से हटा लिया और वर्मा कॉर्पोरेशन के शेयरों में गिरावट से रिलेटेड आर्टिकल्स को रिपोर्ट किया। उस सुबह तड़के रिपोर्टर ने अजीत के ऑफिस की लॉबी में उसका इंटरव्यू लेने का वेट किया। हालांकि अजीत रितिका से नफरत करता था, लेकिन जब वे उसके स्कैंडल की खबरों पर चर्चा करते थे तो वह मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते थे। 5वें दिन मीडिया ने वर्मा फैमिली के पुराने स्कैंडल का पर्दाफाश किया। ये बताया गया था कि अजीत का प्रेजेंट मैडम काव्या वर्मा के साथ अफेयर था, जबकि उनकी वाइफ सहर गुप्ता प्रेग्नेंट थी। यहाँ तक कि एक तस्वीर भी थी जिसमें अजीत को काव्या के साथ प्रेगनेंसी की जांच के लिए जाते हुए दिखाया गया था, जिस दिन सहर लेबर पेन में थी। रिपोर्टों से पता चला कि अनु वर्मा अजीत वर्मा की नाजायज बेटी थी। जब ये तस्वीर खबरों में आई तो इसने लोगों में हंगामा खड़ा कर दिया। शेयर होल्डर ने अजीत और काव्या की इंसल्ट की, जिससे वर्मा कॉर्पोरेशन के शेयरों में और भी गिरावट आई। रितिका जब मैगजीन पर प्रेगनेंसी चेक के दौरान अजीत और काव्या की तस्वीर देखी थी तो वह पीली पड़ गई थी। विडंबना यह है कि काव्या ने उसी हॉस्पिटल का दौरा किया जहां सहर ने उसे जन्म दिया था। तस्वीर की सच्चाई को प्रूफ करने के लिए उसे पहले ही प्रोफेशनल्स की मदद मिल चुकी थी। रितिका ने गुस्से में अखबार को फाड़ दिया। वह बोली, जानवर से भी बदतर। काव्या सच में बहुत बुरी थी। वह वर्मा फैमिली को उसे त्यागने के लिए उकसाने के लिए अपनी रेप्यूटेशन छोड़ने को भी तैयार थी। अजीत पब्लिसिटी और रेप्यूटेशन को इम्पोर्टेंस देता था, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जब ये तस्वीर वायरल हुई तो उसने जोर देकर कहा कि यह रितिका की गलती थी। ये सब उसके स्कैंडल से शुरू हुआ। वह शर्मिंदा था और अब मीडिया का सामना करने में असमर्थ था, इसलिए वह उसे फंसाने से नहीं हिचकिचाएगा। उसी टाइम अजीत वर्मा कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग की लॉबी में रिपोर्ट से घिरे हुआ था। जब वह रिपोर्ट से आगे निकलने में कामयाब रहा तो उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को एक इमरजेंसी शेयरहोल्डर की मीटिंग की अरेंजमेंट करने के लिए कहा। इस मीटिंग का मकसद रितिका के स्कैंडल के कारण उनके शेयरों में गिरावट को रोकने के लिए एक प्रॉब्लम खोजना था।
मीटिंग के दौरान उन्होंने रिजल्ट निकाला कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन रितिका को फॉरेन भेजना था। शेयर होल्डर ओल्ड मिस्टर वर्मा को इस डिसीजन के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। अपने मकसद को पाने के बाद रितिका ने कंपनी छोड़ दी और घर लौट आया। वर्मा फैमिली की हवेली में वापस प्रिया ओल्ड मिसेज वर्मा के पास बैठी थी। वो खुद को दोष देने लगी। दादी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रितिका का स्कैंडल आगे बढ़ेगा। मैंने सोचा कि यह थोड़ी देर बाद रुक जाएगा और इसलिए रितिका को कोई कार्रवाई न करने की सलाह दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिचुएशन इतनी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ये सब मेरी गलती है दादी, अगर मेरे सुझाव के लिए नहीं। ओल्ड मिसेज वर्मा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने गुस्से में कमेंट किया, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब रितिका की वजह से था, जिसने हमें इस मुश्किल में डाल दिया। जिस टाइम से वह पैदा हुई और अपनी मां की मौत का कारण बनी, मुझे पता था कि यह एक अपशकुन था। शुरू में मैं उसे वर्मा फैमिली में वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी, भले ही हमने उसे पाया। वह सच में एक अभिशाप है। लौटने के कुछ ही दिनों बाद उसने परिवार में इतनी अशांति पैदा कर दी। उद्धरण चिन्ह। प्रिया ने दादी के कंधे को थपथपाया और उन्हें सांत्वना दी। दादी, प्लीज शांत हो जाएं और गुस्सा न हो। प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखें। अभी जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है सॉल्यूशन खोजना। ओल्ड मिसेज वर्मा पीली पड़ गईं और नाखुश दिखीं। हम क्या कर सकते हैं? चलो इस मामले को खत्म करने के लिए उसे फॉरेन भेज देते हैं। ओल्ड मिस्टर वर्मा पागल हो रहे थे। उन्होंने ओल्ड मिसेज वर्मा को एक घूर कर देखा और कहा, तुम अंधी हो गई होंगी और ठीक से सोच नहीं सकती। तुम्हारे शब्द बेतुके हैं। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मिस्टर वर्मा को इतना गुस्से होते देख ओल्ड मिसेज वर्मा चौंक गईं। उसने आगे कमेंट करने की हिम्मत नहीं की। प्रिया, वर्मा फैमिली हाल ही में परेशान रही है। बेहतर होगा कि तुम हमसे मिलना बंद कर दें। तुम्हारी दादी वह नहीं है जो बोलने से पहले ध्यान से सोचती हैं। उसके शब्दों को मत फैलाओ, ऐसा ना हो कि इससे और परेशानी हो। तुम पहले ही जैन फैमिली में वापस आ चुकी हो। तुम्हारे लिए वर्मा फैमिली में वापस आना गलत है। ये रितिका को भी अनकंफर्टेबल महसूस कराएगा। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने उस पर अपनी नज़र बंद करते हुए कहा। प्रिया वह पोती हुआ करती थी जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। यहाँ तक कि जब रितिका वर्मा फैमिली में लौटी तो उसने रितिका की फीलिंग को इग्नोर किया और उसे ऐसे प्यार करना जारी रखा जैसे कि वो उसकी पोती हो। उसका प्यार रितिका के प्रति कब से डगमगाने लगा। हो सकता है कि वह विबनम के पेड़ के नीचे वह दिन था जब रितिका ने उसे अपनी शिकायतें सुनाईं। उस टाइम उसे यह आभास हुआ कि केवल ब्लड रिलेशन से बंधे रिश्ते को कभी नहीं तोड़ा जा सकता है। इसके बाद प्रिया के लिए उसका रवैया ठंडा हो गया। जब उनका रिश्ता कमजोर हुआ तो वह प्रिया को एक अलग नज़रिए से देखने लगा। उसने धीरे धीरे उसके षड्यंत्र और धोखेबाज रवैये को देखा, क्योंकि उसने उन सभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को याद किया जो रितिका की वापसी के तुरंत बाद हुई थीं। रितिका के न्यूज स्कैंडल के हालिया एपिसोड में प्रिया हर दिन वर्मा फैमिली की हवेली में आती थी और दादी की फीलिंग को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। उसने उसके छिपे मकसद का पता लगाना शुरू कर दिया। प्रिया अपनी खुली आंखों से चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह कमजोर और दयनीय लग रही थी। दादाजी, क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? मैं वर्मा फैमिली की बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हो सकती, लेकिन मैं पिछले 12 सालों से आपकी तरफ से बड़ी हुई हूँ। मैं आपके पालन पोषण के लिए सदा आभारी हूँ और वर्मा फैमिली ने मुझ पर जो प्यार और देखभाल की है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। दादाजी, मैं वर्मा फैमिली से सभी रिश्ते तोड़ने को सहन नहीं कर सकी, इसलिए मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता और वर्मा फैमिली की हवेली में आती रहती हूँ। अगर इससे रितिका दुखी होती है तो मैं 57 मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ओल्ड मिसेज वर्मा ने प्रिया की लाइन को अपनी खुली आंखों से रोक दिया। बूढ़ी यार, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या रितिका ने तुमसे कुछ कहा? मुझे पता था कि वो परिवार के लिए एक अभिशाप थी। प्रिया ने उसे नाराज करने के लिए क्या किया? सिर्फ इसलिए कि वह प्रिया को पसंद नहीं करती थी। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रिया वर्मा फैमिली में हमसे मिलने नहीं आ सकती।
वो अपने आप को क्या समझती है? रितिका ने मेरे सामने किसी के बारे में बुरा नहीं बोला। यहाँ तक कि अगर उसने मुझसे अपनी नाखुशी जाहिर की थी, तो इसमें गलत क्या है? ओल्ड मिस्टर वर्मा ने एक गहरी सांस ली और प्रिया को एक नज़र दी। उनके शब्द नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन वह एक छिपे हुए मकसद से बोल रहे थे। खैर, इसने ओल्ड मिसेज वर्मा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि रितिका ने दादाजी के सामने उसके बारे में बुरा कहा। रितिका ने मेरे सामने किसी के बारे में बुरा नहीं बोला। यहाँ तक कि अगर उसने मुझसे अपनी नाखुशी जाहिर की थी, तो इसमें गलत क्या है? ओल्ड मिस्टर वर्मा ने एक गहरी सांस ली और प्रिया को एक नज़र दी। उनके शब्द नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन वह एक छिपे हुए मकसद से बोल रहे थे। खैर, इसने ओल्ड मिसेज वर्मा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि रितिका ने दादाजी के सामने उसके बारे में बुरा कहा। प्रिया ओल्ड मिस्टर वर्मा के घूरने में खो गई थी। उसने अवचेतन रूप से अपना सिर नीचे किया और कहा, दादाजी, मैं समझती हूँ, आपको अपनी पोती मिल गई है और अब मुझे मेरी जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ, मैं वर्मा फैमिली से कम बार मिलूंगी और रितिका को दुखी नहीं करूंगी। मैं केवल दादी को और अधिक बार देखना चाहता हूँ। दादी ने हमेशा मुझे बहुत प्यार किया है। अगर रितिका मौजूद होती, तो वह प्रिया को सच में एक बेशर्म इंसान के रूप में देखती। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने उसे पहले ही साफ कर दिया था और उसने अभी भी कहा था कि वो वर्मा फैमिली से कम बार मिलने आएगी। दरअसल, जब प्रिया ने अभी अभी अपनी बात पूरी की थी, ओल्ड मिसेज वर्मा ने तुरंत बोलना जारी रखा, मैं सहमत नहीं हूँ। प्रिया पिछले 12 सालों से मेरे साथ ही पली बड़ी है। भले ही तुम उसे न चाहो, फिर भी मैं उसे। प्रिया के मुझसे मिलने आने से रितिका को नाखुश होने का क्या अधिकार है? परिवार में दादी के रूप में, क्या मुझे रितिका की मर्जी के अनुसार काम करना होगा? बूढ़े मिस्टर वर्मा ने महसूस किया कि जब भी प्रिया मौजूद होती थी, तो वह अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाता था। उसने जो कुछ भी कहा, प्रिया हमेशा रितिका का उल्लेख करेगी। इस प्रकार ओल्ड मिसेज वर्मा की रितिका के प्रति नाखुशी और गहरी हो जाएगी। उन्होंने आगे अपनी बात पर जोर देने की जहमत नहीं उठाई। मैं उसे हमारे पास आने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल इतना कहा कि उसे कम बार आना चाहिए। तुम हमारे परिवार में हाल ही में हुए स्कैंडल से अवगत हो। कौन जानता है, प्रिया एक इनोसेंट पार्टी हो सकती है जिसे परे मामले में घसीटा जाए, उसने कहा। उनके शब्दों ने आखिरकार ओल्ड मिसेज वर्मा को कुछ समझ में आ गया। वह मान गई और प्रिया को वर्मा फैमिली की हवेली में कम बार आने की सलाह देने लगी। प्रिया अवाक हो गई और आगे अपना बचाव नहीं कर सकी। पूरे कांड की घटना के पीछे काव्या मास्टरमाइंड थी। वह थी जिसने घटनाओं के तार में हेरफेर किया था और इसलिए वह प्रिया को शामिल नहीं करेगी। प्रिया शुरू में 2 बुजुर्गों की गुड बुक्स में शामिल होने के लिए इस अवसर का अच्छा उपयोग करना चाहती थी। एक बार जब वर्मा फैमिली ने रितिका को छोड़ दिया, तो वे उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे जो पिछले 12 सालों से उनके साथ साथ पली बड़ी थी। अभी की सिचुएशन को देखते हुए उसकी योजनाएं काम करती नहीं दिख रही थीं। प्रिया ने अनस्टेबल फीलिंग के साथ वर्मा फैमिली की हवेली छोड़ दी। जैसे ही फोन की रिंग बजी, ओल्ड मिस्टर वर्मा ने इसका उत्तर दिया। ये वर्मा कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर की ओर से एक कॉल थी। इन बड़े शेयर होल्डर्स में से अधिकांश कंपनी के स्पॉन्सर थे। ओल्ड मिस्टर वर्मा के साथ उनका बहुत करीबी रिश्ता था। ओल्ड वर्मा, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। आपने बहुत प्रयास किए हैं और आखिरकार वर्मा फैमिली का एकमात्र बच्ची मिल गई है। मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक दोस्त के रूप में खुश हूँ। मेरी स्पष्टवादिता को माफ़ करें, लेकिन इस तरह के एक पोती के साथ वह अब से आपके फैमिली पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालेगी। मैं जानता हूँ कि आपके लिए रिश्तेदारी मायने रखती है। आप उसे कुछ फाइनेंशियल सहायता प्रदान क्यों नहीं करते और दादा दादी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। उसे वर्मा कॉर्पोरेशन की रेप्यूटेशन को नुकसान न पहुंचाने दें, जिसे आपने अपने जीवन के प्रयास में खर्च किया है। निगम को आज की महान सफलता बनाने में हमें बहुत कुछ करना पड़ा। आप इसे भुगतने के लिए कैसे सहन कर सकते हैं? मेरा सुझाव है कि आप उसे फॉरेन भेज दें। वह ओल्ड रुद्राय, रितिका केवल 15 साल की है, वो अभी भी एक छोटी बच्ची है।
और बच्चे कई बार विद्रोही हो सकते हैं। एक फेमस कहावत है, रत्न को बिना घर्षण के पॉलिश नहीं किया जा सकता है, न ही इंसान बिना टेस्ट के सिद्ध होता है। इसके अलावा वो मेरी जैविक पोती है। अगर मैं उसे फॉरेन भेज दूं, तो मीडिया फिर से इसकी कहानी बनाकर कहेगा कि वर्मा फैमिली ने हमारे निगम के प्रॉफिट के लिए रिश्तेदारी छोड़ने का फैसला किया। वह साफ विचारों वाला था और जानता था कि यह उसके बेटे द्वारा किया गया कार्य रहा होगा, जिसने शेयरहोल्डर को उसे मनाने के लिए उकसाया था। अजीत आनन फानन में घर पहुंच गया। उन्होंने ओल्ड मिस्टर वर्मा को देखा और तुरंत सूचित किया, पिताजी, मैंने आज दोपहर पहले ही रितिका के लिए यूएसए के लिए एक एयर टिकट हासिल कर लिया है। मैंने उसका पासपोर्ट भी तैयार कर लिया है। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने फ़ोन काट दिया और उसे साफ रूप से देखा। किसने कहा कि हम रितिका को फॉरेन भेज रहे हैं? अजीत ने ओल्ड मिस्टर वर्मा को अविश्वास से देखा। पिताजी, रितिका का स्कैंडल पहले ही हमारे कंट्रोल से बाहर की सिचुएशन में पहुंच चुका है। आप अभी भी उसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि वर्मा कॉर्पोरेशन के शेयर की कीमत में कितनी गिरावट आई है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें और भी ज़्यादा नुकसान होगा। रितिका को फॉरेन भेजने के लिए डायरेक्टर और शेयरहोल्डर्स सभी सहमत हैं। प्लीज़ हठ न करें और वर्मा कॉर्पोरेशन की रेप्यूटेशन और शेयरहोल्डर्स के हितों की अवहेलना करना जारी रखें। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने चाय की एक घूंट ली और जवाब दिया, शेयर की कीमत में गिरावट का कारण तुम्हारे और काव्या के बीच की खबर थी। इससे पहले शेयर की कीमत गिर गई थी, लेकिन शेयरहोल्डर के हित प्रभावित नहीं हुए थे। अजीत पीला पड़ गया। उसने हताशा में कहा, पिताजी, ये सब रितिका के स्कैंडल से शुरू हुआ था। अगर वह नहीं होती तो मीडिया हमारे अतीत को क्यों खोदता? यदि तुम्हारे पास ऐसा एक शर्मनाक इतिहास नहीं होता, तो मीडिया कुछ भी नहीं कर सकता था। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने अपना सिर उठाया और निराशा से उसकी ओर देखा। वह पहले से ही जानता था कि उसका बेटा कितना अक्षम है। पहले ये उनकी पत्नी के सुझावों और विचारों के कारण था जिसने उसे वर्मा कॉर्पोरेशन के भीतर सफल होने में मदद की और इस तरह वे वर्मा कॉर्पोरेशन के हेड बने। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना गैर जिम्मेदार बन जाएगा और सारा दोष अपनी बेटी पर डाल देगा। अजीत पीला पड़ गया और कुछ देर के लिए अवाक रह गया। फिर उन्होंने ओल्ड मिस्टर वर्मा की ओर देखा और कहा, पिताजी, आप जो भी कहें, मैं निश्चित रूप से रितिका को फॉरेन भेजने जा रहा हूँ। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने हाथ मिलाया। चूंकि तुमने पहले ही अपना मन बना लिया है, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। रितिका गुप्ता फैमिली के बंगले में ठीक है। जैसा तुम ठीक समझे वैसा ही करें। अजीत को अपने ससुर की आंखों की याद आई। इसमें एक नज़र से उसे आतंकित करने की शक्ति थी। वो हमेशा भयभीत रहता था और अपने ससुर के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करता था। पिताजी, आप मेरे ससुर के बारे में जानते हैं? वह अजीत चाहता था कि ओल्ड मिस्टर वर्मा उसकी ओर से काम करें। इससे ओल्ड मिस्टर वर्मा और भी निराश हो गए। अगर उसे अपराधबोध या शर्म की भावना नहीं होती, तो वह अपने ससुर का सामना करने से क्यों डरता? ओल्ड मिस्टर वर्मा अपनी बात पर अडिग रहे और कहा, मैं कभी भी रितिका को फॉरेन नहीं भेजना चाहता था। चूंकि यह तुम्हारा डिसीजन है, इसलिए तुमको इसे स्वयं ही निपटाना चाहिए। अजीत ने नर्म स्वर में बोलना शुरू किया। पिताजी, मेरे ससुर ने हमेशा मुझे सहर की मौत के लिए दोषी ठहराया है। वह निश्चित रूप से मुझे नहीं देखना चाहेगा। प्लीज़ एक बार मेरी मदद करें। सहर के उल्लेख पर ओल्ड मिस्टर वर्मा गुस्सा हो गए। सहर की मौत का तुमसे कोई लेना देना कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे काव्या के साथ तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चला था कि इससे उसे बहुत दुख हुआ था और उसे 2 हफ्ते पहले डिलीवरी करनी पड़ी थी। अजीत बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। उन्होंने बातचीत के टॉपिक को फिर से शुरू करने की कोशिश की और गुस्से में जवाब दिया, पिताजी, आप सेल्फिश हो रहे हैं। आप कॉरपोरेशन और शेयरहोल्डर के हितों की अवहेलना कर रहे हैं। ओल्ड मिस्टर वर्मा खड़े हो गए और दूसरी मंजिल पर जाने से पहले कहा, रितिका अकेले परिवार या कॉरपोरेशन के हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अजीत ने गुस्से से चाय की मेज पर लात मारी।
पिताजी, रितिका, क्या आपको लगता है कि मैं उसे वर्मा फैमिली के वारिस के रूप में तैयार करने के आपके इरादे से अनजान हूँ? मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगा, उसने कहा। वर्मा फैमिली में सब कुछ उसी का था। 58 ब्लैक संडे बार। ब्लैक संडे बार एक फेमस वेस्टेड मनी बार था। बार के बाहरी हिस्से को देखने से ही किसी को पता नहीं चलेगा कि वेश्यावृत्ति, जुआ और ड्रग्स सहित अंदर चल रही बाकी बुरी एक्टिविटीज थीं। इन तक पहुंचने के लिए किसी के पास अंदरूनी कनेक्शन होना चाहिए। यह अब शहर में कोई मिस्ट्री नहीं था। हालांकि इसकी मिस्ट्रियस बैकग्राउंड के कारण लोग इसके बारे में बात करने से बचते रहे। ब्लैक संडे बार एक फेमस वेस्टेड मनी बार था। बार के बाहरी हिस्से को देखने से ही किसी को पता नहीं चलेगा कि वेश्यावृत्ति, जुआ और ड्रग्स सहित अंदर चल रही बाकी बुरी एक्टिविटीज थीं। इन तक पहुंचने के लिए किसी के पास अंदरूनी कनेक्शन होना चाहिए। यह अब शहर में कोई मिस्ट्री नहीं था। हालांकि इसकी मिस्ट्रियस बैकग्राउंड के कारण लोग इसके बारे में बात करने से बचते रहे। ब्लैक संडे के बेसमेंट लेवल 4 कार पार्क पर एक कार रुकी। जैसे ही दरवाजा खुला, सुमित अरोड़ा ड्राइवर की सीट से कार से बाहर निकल गया। वह पैसेंजर सीट पर गया और रितिका के लिए दरवाजा खोला। हम आ गए हैं, उन्होंने कहा। थैंक्स, रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा और कार से बाहर निकल गई। अरोड़ा फैमिली सिटी के भीतर एक वेल्दी फैमिली थी। कहा गया कि परिवार के नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से अच्छे रिलेशन थे, इसलिए उन्हें सरकार और अंडरवर्ल्ड दोनों के आंकड़ों द्वारा अच्छी तरह से सम्मानित किया गया था। सुमित ने इस बार उसकी प्लानिंग के लिए रितिका की जबरदस्त मदद की थी। रितिका ने सोसाइटी में अच्छी तरह से जुड़े रहने की इम्पोर्टेंस को महसूस किया था। सही लोगों से जुड़ाव उसकी जीत का निर्णायक कारक होगा। सुमित रितिका को एक दूसरे एंट्री गेट से ब्लैक संडे में ले आया और उन्हें सीधे बार में एक सीक्रेट सर्विलांस रूम में ले गया। सुमित रितिका को एक दूसरे एंट्री गेट से ब्लैक संडे में ले आया और उन्हें सीधे बार में एक सीक्रेट सर्विलांस रूम में ले गया। अमित और तन्मय रूम में बैठे हुए मॉनिटरिंग स्क्रीन देख रहे थे। रितिका ने मदर ज्योति द्वारा बनाई गई मिठाइयों को उन्हें सौंप दिया। माँ द्वारा बनाई गई मिठाइयाँ वह सबसे अच्छी हैं। यह उनकी कड़ी मेहनत का फल है। अमित को हमेशा मिठाइयाँ पसंद थीं। मिठाइयों को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। रितिका, तुम मुझे सबसे अच्छी तरह जानती हो। उसे 2 जन्मों से जानने के बाद रितिका को कैसे नहीं पता था कि उसे क्या पसंद है। उसने मुड़कर तन्मय की ओर देखा। सिचुएशन क्या है? उसने पूछा। तन्मय ने उसे मॉनिटरिंग स्क्रीन देखने का इशारा दिया। उन्होंने कहा, हम डिप्लॉयमेंट के करीब हैं। हमारे सेटअप के तहत उसने कल इल्लीगल मनी लैंडर से कुछ पैसे उधार लिए और ऐसा लगता है कि वह इसे फिर से खो देगा। उद्धरण चिन्ह। रितिका ने स्क्रीन की ओर देखा। इसने अपने 40 के आसपास एक मनहूस आदमी को दिखाया। ये हेवन ब्राइट प्रास मीडिया रियन कुमार के मैन एडिटर थे। रेयान ने उसे जो जानकारी दी, उससे पता चला कि रियन कुमार एक एडिक्टेड गैम्बलर था। इसलिए उसने अमित के साथ बात की और उन्होंने मिलकर इस जाल को बिछा दिया। अमित बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था और बहुत जल्दी रियन को अपने कनेक्शन के जरिए से ब्लैक संडे में जुआ खेलने के लिए लुभाने में सक्षम था। आहूजा फैमिली का रिलेशन ब्लैक संडे के मालिकों से भी था, इसलिए सुमित इस सेटअप को अरेंज करने में उनकी मदद करने में केपेबल थे। पहले 2 दिनों के लिए रियन किस्मत बहुत अच्छी है और उसने लगभग $10 मिलियन जीते। जुआरी में यह एक नॉर्मल स्पेशलिटी थी। जीतना उनके लिए कभी भी काफ़ी नहीं था और वे और ज़्यादा चाहते थे। इसके अलावा अमित ने उसे और ज़्यादा के लिए वापस आने के लिए उकसाने के लिए किसी की अरेंजमेंट की थी। इसलिए रियन बहुत जल्दी आदी हो गया। तीसरे दिन से वो बदकिस्मत होने लगा, लेकिन उसका नुकसान कम था। चौथे दिन उसने ये सब खो दिया था। रियन ने अपने खुद के कुछ धन को खो दिया था, साथ ही मूल राशि जो उसने शुरू में जीती थी। वह इसे कैसे दे सकता था? उस व्यक्ति के प्रोत्साहन के तहत जिसे अमित ने अरेंज किया था। रियन हाइपर हो गया और इल्लीगल मनी लैंडर से उधार लेना शुरू कर दिया। अब तक वो जितना भुगतान कर सकता था उससे अधिक खो चुका था। उसके पूरे चेहरे पर पसीना था। वह शांत नहीं बैठ सका और अपनी कुर्सी पर डोलता रहा।
वो अपनी आंखें खुली रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि उसने जुआ की टेबल पर कुछ रातों की नींद हराम कर दी थी। अपना ध्यान क्रूपियर के हाथों में कार्ड पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था। क्रूपियर खिलाड़ियों को कार्ड बांट रहा था। रियन एक्साइटेड हो गया और जुआ की टेबल पर आगे झुक गया, उसके अपने सामने 3 कार्ड कसकर पकड़े हुए। उसने धीरे धीरे पहले कार्ड को उसके कोने से फ्लिप किया और एक एस कार्ड दिखाया। भोली भाली आंखें जोश से चमकने लगीं। अचानक उसने महसूस किया कि वह अपने एक्साइटमेंट से दूर हो रहा था और होश में अपने कंपीटिटर को झांका, जो दूसरे छोर पर बैठा था। फिर उसने खुद को एक्सप्रेशनलेस रखने के लिए एक्टिंग की। हालांकि उसके कांपते हाथ उसकी घबराहट को छुपा नहीं सके। रियन ने धीरे से फ्लिप किया और दूसरे कार्ड की ओर देखा। जब उसने देखा कि यह एक 3 है, तो वो खुशी से अपनी कुर्सी से लगभग कूद गया। उसने जल्दी से कार्ड का मुंह नीचे कर दिया। वो अपनी कुर्सी के सहारे पीछे की ओर झुकने लगा और रुमाल से अपने चेहरे का पसीना पोंछता रहा। अंदर ही अंदर वह चिल्ला रहा था, 2। अंतिम कार्ड एक 2 होना चाहिए। यह एक 2 होना चाहिए। रियन ने अपने हाथों से कांपते हुए आखिरी कार्ड फ्लिप किया। जब उसने देखा कि आखिरी कार्ड 2 था, तो उसने खुशी के साथ कार्डों को अपने हाथों में टेबल के बीच में फेंक दिया। वह जोर से हंसा और बोला, मेरे पास 3 स्ट्रेट्स हैं। हा, यू हैव लॉस्ट। उनके कंपीटिटर ने शांति से अपने कार्डों को पलट दिया और उन्हें टेबल के बीच में रख दिया। मेरे पास 3 स्ट्रेट्स भी हैं। माफ करें, मेरे कार्ड पर नंबर आपके नंबर से थोड़े बड़े थे, उसने कहा। रियन ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। यह असंभव है। तुम्हारे कार्ड्स मेरे कार्ड्स ऐसे ऊपर कैसे जीत सकते हैं? उस आदमी ने उसे टेबल पर रखे कार्ड देखने का इशारा किया। रियन हैरानी से टेबल पर अपने कंपीटिटर के कार्ड को देखने के लिए मुड़ा। ये सच में 3 स्ट्रेट्स था, A2, A3 और A4, जिसने रियन के कार्डों पर जीत हासिल की थी। वह निराशा में वापस अपनी कुर्सी पर गिर गया। सब खत्म हो गया। मैंने ये सब खो दिया। ऊपर सब खत्म हो गया। रितिका ने सुमित की ओर देखा और अपना अंगूठा उठाया। तुमने जो ठग पाया वह वास्तव में दुर्जय है। वह जितना जीतता है या हारता है वह सब मेरे कंट्रोल में है। ये चोर मेरे रिक्वेस्ट के अनुसार सही रूप से प्रदर्शन कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये कैसीनो द्वारा ट्रेन्ड प्रोफेशनल चोर हैं। बोलते हुए सुमित ने सर्विलांस कैमरे के मॉनिटर की तरफ देखा। रितिका ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं। वह साफ रूप से पर्दे के पीछे कैसीनो के संचालन से परिचित नहीं थी और सुमित के शब्दों से चौंक गई थी। क्या इसका मतलब यह है कि कैसीनो धोखा दे रहा है? सुमित ने अपनी बादाम के आकार की आंखें उठाईं और कम, सजेस्टिव टोन में उत्तर दिया, यदि कोई अपनी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर पैसा जीतता है तो कैसीनो इंटरफेयर नहीं करेगा। हालांकि ये किसी को भी अपनी लिमिट से आगे कदम नहीं बढ़ने देगा। एक कैसीनो एक ऐसा व्यवसाय है जो कभी भी नुकसान में काम नहीं करेगा। यह इंडस्ट्री में एक अनकहा नियम है। इसलिए थोड़ा सा जुआ आनंददायक होता है, लेकिन भारी जुए से सीरियस चोट लग सकती है। रितिका पूरी तरह सहमत हो गई। हर इंडस्ट्री के लिए अपने रूल और लिमिट हैं। उसकी बातें सुनकर सुमित मुस्कुराया और अपने बैग से सिगरेट का एक पैकेट लिया। उसने सिगरेट की एक छड़ी अपने मुंह में रखी और फिर अपनी सिगरेट जलाने के लिए स्पेशल माचिस की तीली का एक डिब्बी ली। माचिस की तीली के सिरे पर एक नीली लौ दिखाई दी, जो अंधेरी दुनिया से प्रतीत होती है। उसके चेहरे की आकृति को उजागर करते हुए उसके सामने नीली लौ चमक उठी। उसके पास एक मामूली शैतानी अट्रैक्शन के साथ इतनी अच्छी प्रोफाइल और सुंदर फीचर थे। वो एक सेक्सी लड़का था और उसमें एक कुकर्मी के सटीक लक्षण थे। अमित भी बुरा लग रहा था, लेकिन सुमित की तुलना में वो मीलों पीछे था। ऐसा लग रहा था कि सुमित ने उसे उसकी ओर देखते हुए देखा था। वो उसे देखकर मुस्कुराया और जवाब में अपनी आईब्रो को इश्कबाजी से उठा लिया। उसके चुलबुली रिएक्शन का सामना करते हुए रितिका, जिसके पास एक 25 साल आत्मा थी, इस बुरे लड़के के प्रलोभन का सामना करने में सक्षम थी। उसने बस पीछे की ओर साफ रूप से देखा और धीरे से मेज पर दस्तक दी। इल्लीगल मनी लेंडर बुलाओ और उन्हें रियन से ऋण इकट्ठा करना शुरू करने के लिए कहो।
उनसे कहें कि उस पर कुछ शातिर तरीके अपनाएं। उसका मकसद उसे इतना डराना है कि ताकि उसे नींद में ही बुरे सपने आ जाएं। अरे हाँ, किसी के लिए उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखने की अरेंजमेंट्स करो ताकि वह बच न सके। उद्धरण चिन्ह। रितिका ने अमित की ओर देखा और कहा, किसी के लिए सही समय पर रियन को उकसाने की अरेंजमेंट्स करें और उसे कुछ धमकियों के साथ काव्या से पैसे उधार लेने के लिए प्रोत्साहित करें। जब किसी व्यक्ति को एक कोने में धकेल दिया जाता है तो उसे मनोबल की कोई भावना नहीं होगी। इसके अलावा वो सिर्फ एक आदतन जुआरी है जिसमें कोई ईमानदारी नहीं है। हमें काव्या और रियन के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए फोटो प्रूफ प्राप्त करने होंगे। उसने ये सब काम रियन कुमार के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए किया था। ठीक, अमित ने रितिका को मिक्सड फीलिंग से देखा। इस तरह की सिचुएशन से निपटने के दौरान वह तर्कसंगत रूप से मामलों को संभालने में सक्षम थी। जहां तक खुद की बात है, वह पहले अपना आपा खो चुका था और शर्म की फीलिंग महसूस करता था क्योंकि उसके कामों की तुलना रितिका जैसी लड़की से भी नहीं की जा सकती थी। इसने एक व्यक्ति के रूप में उनकी गरिमा को लगभग आहत किया। 59 क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? रेयान ने काली कार के रूप में देखा कि रितिका ब्लैक संडे के बेसमेंट कार पार्क में जा रही थी। इसके बाद उसने अपने सेल फोन पर कॉल किया। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है उसकी प्रोग्रेस कैसी है? श्योर रहें, नौवे यंग मास्टर। मैंने इसे ठीक उसी तरह से किया है जैसा आपने ऑर्डर दिया है और यंग मास्टर अरोरा और यंग मिसेस वर्मा की प्लानिंग के साथ अच्छी तरह समन्वय किया है। सब कुछ प्लानिंग के अनुसार हो रहा है। मम्मा, मैं जानता हूँ आपको यंग मिसेस वर्मा की सेफ्टी सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं उसे ब्लैक संडे में किसी एक्सीडेंट में होते हुए नहीं देखना चाहता। अपनी बात पूरी करने के बाद वह थोड़ी देर के लिए झिझका, जैसे कि डर था कि उसके ऑर्डर पर्याप्त साफ नहीं थे। उन्होंने दोहराया, बिल्कुल कोई एक्सीडेंट नहीं। क्या मैंने खुद को साफ कर दिया है? लाइन के दूसरे छोर की आवाज ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, नौवे यंग मास्टर, कृपया चिंता न करें। मैंने ब्लैक संडे में यंग मिसेस वर्मा के लिए एक सीक्रेट रास्ते खोला है। उनकी सेफ्टी से समझौता नहीं किया जाएगा। बहुत बढ़िया। फोन काटने के बाद रेयान वापस सीट पर झुक गया और आराम करने लगा। हालांकि अरोरा फैमिली का रिलेशन ब्लैक संडे के मालिकों से था, लेकिन इसके पीछे की पावर कहीं अधिक जटिल और उनकी इमेजिनेशन से परे थी। वे संभवतः इसे प्रबल नहीं कर सके। रितिका ने इस मामले में बहादुरी से काम लिया था। हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि एक छोटी सी नासमझी गलती उसे सीरियस डेंजर में डाल सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह ब्लैक संडे के पीछे की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने जरूरी अरेंजमेंट्स की थी और संभावित खतरों से बचने के लिए एक रणनीति की प्लानिंग बनाने में सक्षम थी। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अगर वह इस जगह पर बार बार आने वाली नहीं होती तो उसे ब्लैक संडे के छिपे हुए नियमों के बारे में इतना कुछ कैसे पता चलता? यह एक ऐसा सवाल था जिसने उनके दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। जब वह अभी भी अपने विचारों में गहरा था, रितिका ब्लैक संडे से बाहर निकल गई। उसने हॉर्न बजाए। रात के सन्नाटे में अचानक तेज आवाज की आवाज गूंज गई। रितिका अवचेतन रूप से पलटी और उसने देखा कि रेयान की सिल्वर केन सड़क के किनारे खड़ी थी, उसका वेट कर रही थी। केन की सिल्वर बॉडी अंधेरे में मंद रोशनी के नीचे चमक रही थी। कार में सवार होने के बाद रितिका ने अपना सिर झुका लिया और रेयान को देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? क्या तुम चुपके से मेरा पीछा कर रहे थे? उसने पूछा। इस पॉइंट पर उसने कम लाइट में अपनी आंखें बंद कर ली और सीरियस दिखने लगी। रेयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें देर रात को बाहर जाते हुए देखा था। मैं तुमसे पूछना चाहता था, लेकिन जब तक मैं बाहर आया था तब तक तुम दूसरी कार में सवार हो चुकी थी। मैं चिंतित था और तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद था। मेरे पास यहाँ तुम्हारा पीछा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उद्धरण चिन्ह। रेयान ने उसकी एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर ली और खुद को शांत कर लिया। उसने साफ रूप से जवाब दिया, ये कुछ भी सीरियस नहीं था। मुझे लाने वाला सुमित अरोरा था। वो एक अच्छा लड़का है।
ब्लैक संडे के मालिकों के साथ अरोरा फैमिली के कुछ रिलेशन हैं, इसलिए मैं सुरक्षित हाथों में थी। रेयान ने सिर हिलाया और कहा, रितिका, ब्लैक संडे के